क्लास 12 इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 10, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल्स की और ह्यूमन कैपिटल की। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? इट रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ह्यूमन कैपिटल क्या है कि वो देश, किसी भी देश के अंदर किसी भी समय में जो स्किल्स हैं, एक्सपर्टाइज या टैलेंट है, उसका जो स्टॉक है, भंडार है, उसे हम कहेंगे ह्यूमन कैपिटल। क्यों? क्योंकि स्किल और एक्सपर्टाइज ह्यूमंस में होती है और किसी भी देश के लिए उसके स्किल्ड लोग और एक्सपर्ट लोग उसकी रिसोर्स बन जाते हैं, कैपिटल बन जाते हैं। इट इज़ द सम टोटल of skill and expertise of engineers, doctors, professors and workers of all types who are engaged or have the capacity and expertise to be engaged in the process of production। यानी ये सारी स्किल्स और एक्सपर्टाइज का टोटल है, चाहे वो इंजीनियरिंग स्किल्स हो, डॉक्टरी स्किल्स हो, प्रोफेसर्स हो, वर्कर्स हो, हर प्रकार के जिन्हें किसी काम में आप एंगेज कर सकते हैं या जिनके अंदर कैपेसिटी है और एक्सपर्टाइज है कि उन्हें एंगेज हम कर सकते हैं इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ को बनाने में। दिस पर्टिकुलर कैपिटल ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। Now basically there are two main types of capital, physical and human capital। फिजिकल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हम देखेंगे। पहला फिजिकल कंस्ट्रक्शन, इनका जो रूप है वो क्या है? तो फिजिकल कैपिटल क्या है? इट हैज़ फिजिकल कंस्ट्रक्शन, उसे आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इट कैन बी सीन, टच्ड एंड इजीली सोल्ड। जैसे आपके लैंड है, प्रॉपर्टी है, फिर अपनी बिल्डिंग्स है, मशीनरी है, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल क्या है? इट इज़ इंटेंजिबल एंड इट इज़ नॉट सोल्ड। उसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं लेकिन देख और छू नहीं सकते। ओनली इट्स सर्विसेज आर सोल्ड। इंसान अपनी स्किल्स को वहाँ पर यूज़ करेगा, बदले में उसे पैसा मिलेगा, तो वो सिर्फ अपनी सर्विसेज को बेच सकता है। पूरे कैपिटल को हम बेच नहीं सकते क्योंकि वो इंटेंजिबल नेचर है। सेपरेशन अलग कैसे? फिजिकल कैपिटल क्या है? इट इज़ सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर्स। आप किसी भी फिजिकल कैपिटल को उसके ओनर से अलग कर सकते हैं। जैसे लैंड है तो लैंड का एक ओनर है, तो जो लैंड है वो क्या है? उसके लिए फिजिकल कैपिटल, उसको आप अलग कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन कैपिटल का आप उसके ओनर से सेपरेट नहीं कर सकते। द स्किल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन। बिल्डिंग, उसे बनाया कैसे जाता है फिजिकल कैपिटल को? इट कैन बी बिल्ट बाय इंपोर्ट्स ऑल्सो। आपके पास वो वस्तु नहीं है तो आपने उसको बाहर से मंगा लिया, कोई मशीनरी नहीं थी, हमने उसको इंपोर्ट करा लिया। ह्यूमन कैपिटल, इट इज़ बिल्ट बाय कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट एंड इट्स एक्सपेंडिचर। वो बनती किससे है? समझदारी से और सूझबूझ से बनाई गई पॉलिसीज़ को अगर कोई देश बनाता है, उस पर खर्चा करता है, तब आप एक प्रकार की स्किल्स या एक्सपर्टाइज को खड़ा कर सकते हैं। जैसे एक्सपेंडिचर किस पे होगा? एजुकेशन पे होगा, हेल्थ पे होगा। दिस इज ऑल रिक्वायर्ड टू डेवलप अ पर्सन विथ स्किल्स। एजुकेशन इज मस्ट, ट्रेनिंग इज मस्ट, तो उस पर उसको खर्चा करना होता है, तब जाके वो बनता है। बेनिफिट, फ़ायदा क्या है उसका? तो जो अपना फिजिकल कैपिटल है, इट विल क्रिएट प्राइवेट बेनिफिट, यानी सिर्फ आपको पर्सनली फ़ायदा होगा उससे। लेकिन ह्यूमन कैपिटल विल क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स। उससे उस व्यक्ति को तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन समाज को भी होगा। व्यक्ति को कैसे होगा? उसे अपनी स्किल्स और एक्सपर्टाइज यूज़ करने के बदले में पैसा मिलेगा, इनकम जनरेट होगी, खुद के लिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेट कर पाएगा। और समाज को फ़ायदा क्या होगा? उसकी स्किल्स को यूज़ करके बहुत सारे ज़्यादा लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। अगर कोई अच्छा टीचर है, ही हैज़ गुड स्किल्स, तो he would create better students, he would create better doctors, he would create better engineers. So such is human capital. Such is its benefit. Mobility यानी movement,
कंप्लीटली मोबाइल, सब्जेक्ट टू आर्टिफिशियल ट्रेड, रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड एट सम प्लेसेस। कंप्लीटली मोबाइल है, उसको यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है, बस इतना ही है कि अगर उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन न लगा हो तो। इट इज़ नॉट परफेक्टली मोबाइल। ह्यूमन कैपिटल परफेक्टली मोबाइल नहीं है, परफेक्टली मूव नहीं कर सकता। इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय नेशनलिटी एंड कल्चर। व्यक्ति की अपनी एक उसकी नागरिकता है और उसका कल्चर है, तो शायद वो छोड़ के ना जाना चाहे तो उसको यहाँ से आसानी से मूव किया जा सकता नहीं। लेट अस अंडरस्टैंड ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल किन दो पहलुओं पे ध्यान देता है? एक एजुकेशन पे और एक हेल्थ पे। ये दो मीन्स हैं जिससे हम लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, यानी व्यक्ति को अपना यूज़ जो करना है वो इससे ही होने वाला है, इससे वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा पाएगा। वहीं पे ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? इट कंसिडर्स दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेल-बीइंग बिकॉज ओनली व्हेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड द एबिलिटी टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ दे विल बी एबल टू मेक अदर चॉइसेस विच दे वैल्यू। ह्यूमन डेवलपमेंट किस बात पे फोकस करता है? वो पहले तो ये मानता है कि एजुकेशन और हेल्थ किसी भी इंसान की अच्छी सेहत, उसकी वेल बीइंग के लिए उसका एक अभिन्न हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास पढ़ने लिखने की एबिलिटी होगी और एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने की एबिलिटी होगी, तब कहीं जाके वो और चॉइसेस लाइफ में कर पाएगा जिसकी वो वैल्यू करता है। ये बेसिक डिफरेंस है ह्यूमन कैपिटल में और डेवलपमेंट में। तो ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग्स एज मीन्स टू एन एंड। ह्यूमन कैपिटल क्या करता है कि वो इंसानों को ट्रीट करता है किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक रिसोर्स के तौर पे, द एंड बीइंग द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। फाइनली वो किस पे फोकस करेगा? प्रोडक्टिविटी पे। एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज अनप्रोडक्टिव इफ इट डज नॉट एनहांस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी इन्वेस्टमेंट पढ़ाई में और हेल्थ में वो तब तक अनप्रोडक्टिव माना जाएगा जब तक उसका आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज में न दिखे। यानी जब तक व्यक्ति की स्किल्स डेवलप नहीं होगी और उसको उसका उपयोग नहीं होगा, तब तक वो इन्वेस्टमेंट व्यर्थ माना जाएगा। वहीं पे ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या बात है? ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ इवन इफ सच इन्वेस्टमेंट्स डू नॉट रिजल्ट इन हायर लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन डेवलपमेंट ये मानता है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एजुकेशन पे और हेल्थ पे, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट हमें अच्छे रिजल्ट या लेबर प्रोडक्टिविटी में बढ़ावा न दे। देयरफॉर बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ आर इम्पॉर्टेंट इन देमसेल्व्स। तो उसी प्रकार से बेसिक एजुकेशन और हेल्थ दोनों ही ज़रूरी है अपने अपने तरीकों में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू लेबर प्रोडक्टिविटी। फिर वो चाहे लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन वो ज़रूरी है। सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल हमें मिलता कहाँ से? बेसिकली 5 मेन रीजन्स, 5 मेन सोर्सेस। पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी काम के साथ साथ ट्रेनिंग, चौथा माइग्रेशन और पांचवा है इंफॉर्मेशन। आइए इन्हें विस्तार में देखें। बात करेंगे एजुकेशन पे। स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय कंपनीज with the objective of increasing future profits over a period of time. एजुकेशन पे खर्चा करना किसी भी व्यक्ति के लिए इट इज सिमिलर टू स्पेंडिंग मनी ऑन कैपिटल गुड्स। उन गुड्स पे खर्चा करना जिसका फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें उससे फ्यूचर प्रॉफिट्स होने के आसार ज़्यादा है। समय आएगा उससे हमें फ़ायदा मिलेगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्लान से। लाइकवाइज इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन एजुकेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग देयर फ्यूचर इनकम। व्यक्ति अपनी डिग्रीज क्यों बढ़ाता है? वो ये उम्मीद करता है कि जैसे जैसे उसका एजुकेशन बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी इनकम बढ़ेगी। जैसे व्यक्ति ने 12वीं पास किया तो 12वीं तक की नौकरियाँ थी, फिर उसने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन तक की नौकरियाँ आई, फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो और उसकी इनकम बढ़ी, उसने PhD की उसकी और इनकम बढ़ी, उसने स्पेशलाइज कोर्सेज किए तो उसकी और इनकम बढ़ी। तो सच इज एजुकेशन। दूसरा सोर्स है हेल्थ। हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए स्वास्थ्य ठीक होना जरूरी है। मेडिसिन, प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन
आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर। हेल्थ में एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा? पहला, दवाइयाँ, साफ पानी, पीने का साफ पानी और अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज़, टॉयलेट फैसिलिटीज़। दिस आर दी वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर, इन्हीं पे खर्चा किया जाता है। हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ हेल्थ लेबर फोर्स एंड इज दस अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हेल्थ एक्सपेंडिचर क्या करता है? वो डायरेक्टली हेल्थ का जो लेबर फोर्स है उसके अंदर इजाफा करता है। क्यों? इट प्रोवाइड्स मोर नंबर ऑफ हेल्दी पीपल एंड दस इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तीसरा सोर्स था ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नाउ फर्म्स स्पेंड ऑन गिविंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू देयर वर्कर्स एंड दिस में टेक डिफरेंट फॉर्म्स। बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि वो अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को काम के साथ साथ ट्रेनिंग देती है। जैसे द वर्कर्स में बी ट्रेंड इन द फर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड वर्कर। पहला क्या होगा? सबसे बेसिक चीज़ कि जितने भी वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ के सबसे काबिल वर्कर के अंडर में। हु इज़ द मोस्ट स्किल्ड वर्कर, उसके निगरानी में, उसकी सुपरविजन में उनको ट्रेन किया जाता है। दूसरा, दी वर्कर्स में बी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, यानी उन्हें कहीं और भेजा गया ट्रेनिंग करने के लिए, कैंपस से बाहर भेजा गया। इन बोथ दिस केसेस फर्म इनकर सम एक्सपेंसेस, चाहे वो स्किल्ड वर्कर के अंडर में ट्रेनिंग करवानी हो या कहीं बाहर ट्रेनिंग करवानी हो, दोनों में खर्चा होता है। दस दे इंसिस्ट दैट द वर्कर्स शुड वर्क फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर देयर ऑन द जॉब ट्रेनिंग ड्यूरिंग विच इट कैन रिकवर द बेनिफिट्स ऑफ द एनहांस्ड प्रोडक्टिविटी ओइंग टू द ट्रेनिंग। तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं और वो इंसिस्ट भी करते हैं कि वर्कर्स एक समय के लिए यहाँ रोज आके काम करें और उस काम को करने के बाद वो जाए ट्रेनिंग में, ताकि वो जो खर्चा हो रहा है ट्रेनिंग का उसको हम रिकवर कैसे करेंगे? उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर, जो उनको ट्रेनिंग के बाद मिलने वाली है। एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड द रिटर्न ऑफ सच एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ एनहांस्ड लेबर प्रोडक्टिविटी इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इट। इसी कारण से ऑन द जॉब ट्रेनिंग का जो एक्सपेंडिचर है इट इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि ऐसे एक्सपेंडिचर का जो रिटर्न होगा वो क्या होगा? इंक्रीज्ड लेबर प्रोडक्टिविटी, जो उसके खर्चे से बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ ट्वाइस, थ्राइस, फोर्थ। आपको एक ही बार ट्रेनिंग देनी है, वो व्यक्ति सालों साल काम करेगा, यानी वो बेटर प्रोडक्टिविटी का जो एक्स्ट्रा जो आपको मिल रहा है वो बहुत सालों तक मिलने वाला है। आपको ट्रेनिंग उसको एक ही बार देनी है, आपको खर्चा एक ही बार करना है, वो चलाना बहुत लंबे समय तक है। फिर है माइग्रेशन। आसान भाषा में कहे तो व्हेन अ पर्सन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन रीजन टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर एजुकेशन और इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज नोन एज माइग्रेशन। तो पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब्स दैट फेच देम हायर सैलरीज देन व्हाट दे मे गेट इन देयर नेटिव प्लेसेस। जब कोई व्यक्ति काम की तलाश में और वैसे काम की तलाश में जहां उसे ज़्यादा पैसा मिले अपने लोकल इलाके से, अगर वो कहीं और जाता है उसे कहेंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन का एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है? वो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द रीज़न फॉर द रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। जब बहुत सारे लोग गांव से शहर में आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि गांवों में रोज़गारी नहीं है, इसलिए वो रोज़गारी की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में शहरों में आते हैं। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन like engineers and doctors migrate to other countries because of higher salaries that they may get in such countries. आज आप देखेंगे यूएस और ऐसी कंट्रीज़ में मोस्टली डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इंडियंस हैं, तो वो यहाँ से पढ़ाई करके वहाँ चले गए इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज, मोर मनी। माइग्रेशन इन बोथ दिस केसेस इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द माइग्रेटेड प्लेसेस एंड साइकिक कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ स्ट्रेंज सोशो कल्चरल सेटअप। दोनों केस में हम अगर हम देखते हैं, पहले वाले केस में व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था, दूसरे केस में एक देश से दूसरे देश जा रहा था। दोनों केसेस के अंदर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है, होता ही है। हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दी माइग्रेटेड प्लेसेस, वो जिस जगह जा रहा है वहाँ खर्चा ज़्यादा होने वाला है। एंड साइकिक कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ स्ट्रेंज सोशो कल्चरल सेटअप, वो उसके लिए एक पूरी अलग जगह है, अलग कल्चर है, अलग सेटअप है, उसको सेट होने में उसे और खर्चा होगा।
Thus, the enhanced earning in the new place outweighs the cost of migration. Hence, expenditure on migration is also a source of human capital formation. लेकिन होता क्या है, माइग्रेशन करने के बाद उसने जो खर्चा किया, लेकिन सामने उसने जितना कमाया, उससे क्या होता है कि वो जो उसका कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन था, रहने का खर्चा था, वो सारा कवर अप हो जाता है. और हम कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. आपने एक माइग्रेट किया, आपको बेटर लोग मिले, स्किल्ड लोग मिले, और उन्हें सामने ज़्यादा पैसा मिला. तो माइग्रेशन इज सच वन ऑफ द सोर्सेस. और आखिरी सोर्स है इंफॉर्मेशन. पीपल स्पेंड टू अक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ. लोग इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, लेबर मार्केट की इकट्ठा करते हैं, और एजुकेशन और हेल्थ की इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं. दिस इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स इन ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द अक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल स्टॉक. ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी क्यों होता है कलेक्ट करना? वो इसीलिए होता है ताकि उनका इस्तेमाल हो सके इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जो फिलहाल मेरे पास कैपिटल स्टॉक है उसका बेहतर यूटिलाइजेशन करने के लिए मैं इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ. एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. आपको इन्फॉर्मेशन में सिर्फ वन टाइम खर्चा करना है, और वो इन्फॉर्मेशन आपके पास हमेशा रहेगी. यानी उसका जो कॉस्ट है वो आउटवेट कर देता है उसके रिजल्ट्स को. हर एक में यही हुआ है. तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर हम करेंगे इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने में, वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक सोर्स है. एजुकेशनल सेक्टर्स इन इंडिया, उसमें पहली है प्राइमरी एजुकेशन. द इंडियन गवर्नमेंट लेज एम्फोसिस टू प्राइमरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स. भारत की सरकार ने ये मान के चला हुआ है कि प्राइमरी एजुकेशन जो होता है वो 14 साल तक की उम्र में है, उम्र तक होता है, और वो कंपलसरी और फ्री भी है. एजुकेशन हैज़ ऑलवेज बीन मेड फ्री फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज और अप टू क्लास 8 अंडर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसे हम RTE कहते हैं, राइट टू एजुकेशन. तो वो पास हुआ था 2009 में. द करंट स्कीम ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल इज द सर्व शिक्षा अभियान, यानी नॉलेज फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन इनिशिएटिव इन द वर्ल्ड. बात करेंगे सेकेंडरी सेक्शन की. इंडियाज सेकेंडरी स्कूल सिस्टम इज इट्स एम्फोसिस ऑन प्रोफेशन बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग टू हेल्प स्टूडेंट्स अटेन स्किल्स फॉर फाइंडिंग अ वोकेशन ऑफ हिज और हर चॉइस. हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन है, माध्यमिक जिसे हम कहते हैं, वो बेस्ड है वोकेशनल कोर्सेज पे. और आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि नेशनल न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है इस साल, जो भी लागू होने वाली है 2-3 सालों में, इट फोकसेस मोर ऑन स्किल्स. तो ऐसे ही सब्जेक्ट्स को यहाँ पे आगे लाया जाता है कि ताकि स्टूडेंट्स उसमें स्किल्स को बना पाएँ अपने किसी चॉइस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से. स्पेशल इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन IEDC, इसको शुरू किया गया था डिसेबल्ड बच्चों के लिए. वो स्टार्टेड इन 1974 विथ अ फोकस ऑन प्राइमरी एजुकेशन. द गवर्नमेंट स्टार्टेड द केंद्रीय विद्यालय प्रोजेक्ट इन 1965. हम सभी ने देखे हैं कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रन होते हैं, उनका नाम होता है केंद्र विद्यालय, जो CBSE सिलेबस को फॉलो करते हैं. उनकी शुरुआत की गई थी 1965 से, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशंस फॉलोइंग द सेम सिलेबस एट द सेम पेस रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन टू विच द एम्प्लॉयज फैमिली हैव बीन ट्रांसफर्ड. इट वॉज मोस्टली फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया होती है. तो उनके बच्चों के भविष्य के लिए, और ऐसे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो पुलिस पर्सनल्स हों, आर्मी पर्सनल्स हों, या अदर गवर्नमेंट सिविलियन स्टाफ हो, उन सभी के लिए ये लाया गया था कि वो देश की किसी भी लोकेशन पे जाए, सिलेबस सेम रहेगा, पढ़ाने की गति भी सेम रहेगी, इससे उनका एजुकेशन अफेक्ट नहीं होता है. हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी उच्च माध्यमिक जिसकी हम बात करते हैं. इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड द US. द मेन गवर्निंग बॉडी एट द टर्शरी लेवल इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी कॉलेजेस वो किसके अंडर में आती है?
UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, which enforces its standards, advises the government, and help coordinate between the center and the state. Some institutions of India, such as the IITs or Indian Institute of Technologies, have been globally acclaimed for the standard of undergraduate education in engineering. और उसी प्रकार से IIM भी है, Indian Institute of Management for Management Subjects. What is human capital formation? Human capital is undoubtedly the biological computer. इंसान क्या है? एक कंप्यूटर है, पर कौन सा? बायोलॉजिकल कंप्यूटर, जो अपने दिमाग के द्वारा चलता है. जैसे एक CPU, किसी भी कंप्यूटर सेट का उसका दिमाग क्या होता है? उसका CPU. वैसे हमारा CPU क्या है? हमारा ब्रेन. It enables thinking process. Man has head start over other species. हमारे अंदर वो सोचने की काबिलियत है, और इंसान इस पूरे जो एनिमल सिस्टम है उसके सबसे ऊपर है, क्योंकि वो सोच सकता है. मैन आर रैशनल इन द डिसीजन मेकिंग, वो सोच समझ के डिसीजन लेते हैं. इट रिक्वायर्स दैट पीपल मस्ट बी लिटरेट, एजुकेटेड एंड स्किल्ड. कोई भी डिसीजन लेना हो, ढंग का डिसीजन लेना हो, तो व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसमें समझदारी होनी चाहिए और स्किल्स होनी चाहिए. इन ऑर्डर टू बिकम मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव, people should be trained, skilled and professionally qualified. It is rightly said that the average overall time earning of a graduate is more than a matriculate. एक मैट्रिक पास व्यक्ति से ज़्यादा एक ग्रेजुएट कमाता है. रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. पहला, इंक्रीजेस प्रोडक्शन. आपको मैंने बताया कैसे. अगर कोई व्यक्ति नॉलेजेबल है, स्किल्ड है, क्वालिफाइड है, तो दे कैन कंट्रीब्यूट टू देयर मैक्सिमम टू द इकोनॉमी. देश की अर्थव्यवस्था में वो अपना सबसे 100% देंगे. दे कैन इंक्रीज प्रोडक्शन थ्रू ऑप्टिमम और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. दूसरा, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्शन तो देख लिया. अब प्रोडक्टिविटी क्या होता है? जब हम नए इनोवेशन को प्रमोट करेंगे, क्रिएटिविटी को लाएंगे और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, सो दैट मैक्सिमम पॉसिबल टाइम एंड कॉस्ट उसके अंदर हम पूरा कर दें, उसे कम से कम कॉस्ट में और कम से कम समय में. फिर ह्यूमन कैपिटल विल ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फोकस इज ऑन क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. बेटर द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, मोर विल बी द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जितनी अच्छी आपकी पॉपुलेशन की क्वालिटी होगी, उतना अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा. फिर है क्रिएट पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स. Now, people with positive attributes, यानी positive thoughts, are more open to creativity and innovations and are rational in decision making. यानी ये व्यक्ति कैसे होते हैं? क्रिएटिव होंगे, इनोवेटिव होंगे और डिसीजन लेने के चक्कर में काफ़ी दिमाग यूज़ करेंगे. एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजेज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल. क्यों? ही कैन नाउ अफोर्ड अ हेल्दी लिविंग स्टैंडर्ड. अब हमारे देश में प्रॉब्लम्स क्या है? तो पहली है राइजिंग पॉपुलेशन. एक स्किल्ड पॉपुलेशन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगातार बढ़ती पॉपुलेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन एडवर्सली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. लार्जर द पॉपुलेशन, मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ. दूसरा, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी. Major section of the Indian population living under poverty line finds it difficult to arrange basic necessities of life. Hence, they cannot afford quality education and health facilities. क्योंकि गरीबी इतनी ज़्यादा होती है. गरीबी क्यों है? क्योंकि नौकरियाँ नहीं है. नौकरियाँ क्यों नहीं है? क्योंकि संख्या ज़्यादा है. ब्रेन ड्रेन. अब ब्रेन ड्रेन क्या है? जब माइग्रेशन होता है, द माइग्रेशन ऑफ हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स टू अदर कंट्रीज फॉर बेटर जॉब्स इज नोन एज ब्रेन ड्रेन. यानी वो हमारे देश का सबसे बेस्ट जो ब्रेन है, सबसे बेस्ट जो लोग हैं, सबसे इनोवेटिव लोग हैं, सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड और स्किल्ड लोग हैं, दे आर ऑल अट्रैक्टेड बाय अदर कंट्रीज. दे प्रोवाइड देम हाई सैलरीज, बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये सब देते हैं उन्हें. तो दे गेट अट्रैक्टेड एंड दे मूव फ्रॉम दिस कंट्री टू दैट कंट्री. माइग्रेशन जिसे हम कहते हैं, और इसे ब्रेन ड्रेन भी कहा जाएगा. ड्यू टू ब्रेन ड्रेन, country loses its qualified and skilled workforce, affecting the process of economic growth. HDI क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो
तो इट इज़ अ कंपोजिट स्टैटिस्टिक ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम इंडाइसिस टू द रैंक कंट्रीज इनटू 4 टायर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंड रैंकिंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड इनकम। ये 3 क्राइटेरिया के होते हैं। इट वॉज क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक महबूब उल हक, फॉलोड बाय इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन इन 1990 एंड पब्लिश्ड बाय द UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। द डार्केस्ट ब्लू इज़ वेरी हाई, थोड़ा सा लाइट तो हाई, मीडियम और लो, और जो खाली है बिल्कुल वो है डेटा अनअवेलेबल, जो काला काला स्पॉट्स, यानी वहाँ पर बिल्कुल भी ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। हमारे में देखेंगे तो शायद वो मीडियम है इंडिया में। इंटरनेशनल कंपेरिजन्स, ऑफन स्मॉलर कंट्रीज हैव डन बेटर देन लार्ज वंस इन ह्यूमन डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, छोटे देश के पास कम संख्या है और वो आसानी से ज़्यादा लोगों को मैनेज कर सकते हैं। सिमिलरली रिलेटिवली पुअर नेशंस हैव बीन रैंकिंग हायर देन रिचर नेबर्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। उसका एग्जाम्पल है इंडिया के सबसे नज़दीक है भूटान। भूटान मेजर्स ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स। ऐसा कॉन्सेप्ट हमको पता ही नहीं है। वो ये मेजर करते हैं कि वहाँ पे लोग कितने खुश हैं। वहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, भले वो बहुत गरीब देश है भूटान। तो इसी प्रकार से पुअर नेशंस दे हैव बेटर रैंकिंग देन कंपेयर टू देयर रिच नेबर्स। और यहाँ पे देखने जाएंगे तो श्रीलंका, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो have a higher rank than India in the Human Development Index despite having smaller economies. Similarly, within India, Kerala performs much better than Punjab and Gujarat in human development despite having low per capita income. क्यों? Kerala is focused on education, health, living standards. पंजाब गुजरात में क्या हुआ? We focused more on industries, we focused more on generating money, economic growth पर हमने फोकस किया, लोगों के डेवलपमेंट पर फोकस नहीं किया। भले गुजरात का व्यक्ति ज़्यादा कमाता है केरलाइट से इन टर्म्स ऑफ मनी, बट केरला हैज़ मच हायर डेवलपमेंट इंडेक्स कंपेयर टू अदर स्टेट्स इन इंडिया। ये रैंकिंग बेस देखिए, ग्लोबली कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 क्लासेस अकॉर्डिंग टू द स्कोर इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वेरी हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट कहाँ पर होता है? अगर किसी देश के अंदर 0.808 से ज़्यादा का डेवलपमेंट है, ऐसे 49 देश है दुनिया में, हाई में 53 कंट्रीज़ है, बिटवीन 0.700 अप टू 8.07 अप टू 0.807, ऐसे 53 देश हैं। मीडियम में 42 कंट्रीज़ हैं और लो में 43 नेशंस हैं। ये रहे टॉप 10 कंट्रीज़: नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, नेदरलैंड, US, जर्मनी, न्यूजीलैंड, कनाडा, सिंगापुर एंड डेनमार्क। लोएस्ट 10 कंट्रीज़ मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज़ है इसमें: मोज़ाम्बिक, घाना, बुरुंडी, बुर्किना फासो, एरिटेरिया, सीरालियोन, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कॉन्गो एंड नाइजर। दिस आर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। HDI एस्पेक्ट्स हमारा क्या है इंडिया का? तो इंडिया रैंक्स 135 एज पर 2004। हमारा क्या है HDI इंडेक्स कितना है हमारा? 0.586। हमने प्रीवियस ईयर के मुकाबले 2013 के मुकाबले में 0.003 का गेन किया था और हम मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ में आते हैं। इसके इंडिकेटर्स क्या होंगे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ओवरऑल कितनी है? 64.19, कि यहाँ पे इंडिया में जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो 64 साल 19 दिन जिंदा रहेगा। उसमें हमारा रैंक क्या था? 147। मेल्स का क्या है? 62.80 है और फीमेल्स का 65.73 ईयर्स, उतना ज़िंदा रहती है। अब देखिए फीमेल्स का ज़्यादा है, हमसे 3 साल ज़्यादा है। एजुकेशन इंडेक्स हमारा कितना है? 0.473। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग कितना है? 5.1। रैंक क्या है हमारा? 65। ग्रॉस नेशनल इनकम हमारी कितनी है, यानी पर कैपिटा कितनी है पर पर्सन? $5,350। दुनिया में हमारा रैंक है 127। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू। और इसी के साथ ही आपका ये लेसन भी पूरा हुआ।